हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अंतिम वीडियो में जो कि डेडिकेटेड है कोपा एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ ये कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये उतना ही फ़ायदेमंद है। तो आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की और कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे टॉपिक्स की भी बात करेंगे जल्दी से। चलिए हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की और देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो आप समझिए साइबर क्या है। साइबर जो वर्ड है एक्चुअली ये साइबर स्पेस वर्ड से आया है। शॉर्ट में इसको साइबर कहते हैं लेकिन एक्चुअली वर्ड है साइबर स्पेस। आप जब भी ऑनलाइन जाते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स का प्रयोग करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है। जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़कर एक जगह से दूसरे किसी जगह के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं या किसी डिजिटल डिवाइस को एक्सेस करते हैं, तो उस समय जो आप एक स्पेस बनता है, जो एक नेटवर्क बनता है, उसे ही साइबर स्पेस कहा जाता है। तो खासकर जो साइबर स्पेस है वो रिलेटेड है इंटरनेट से। जो इंटरनेट आज है जहाँ पे हर इंफॉर्मेशन लगभग अवेलेबल है, उसी स्पेस को साइबर स्पेस कहा जाता है। तो बात आती है कि फिर अगर उसे हम साइबर स्पेस कह रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी की क्या बात है। देखिए होता क्या है कि देखिए बात आती है कि जब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड डेटा को या आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड प्राइवेट इंफॉर्मेशंस पर खतरा मंडराने लगता है। कैसा खतरा? कि जो अगला कंप्यूटर है ये अनवांटेडली आपके कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है और जिसका दुरुपयोग वो कर सकता है। तो आप जैसे ही अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से या किसी नेटवर्क से जोड़ते हैं, आपका कंप्यूटर वल्नरेबल हो जाता है। वल्नरेबल मतलब अब वो रेडी है, अब वो दूसरों के कनेक्शन में है। जैसे ही दूसरों के वो कनेक्शन में आता है, कोई भी अगर चाहे वो अगर अगर आपने पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं सुरक्षा के, तो वो आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकता है ना। तो हमें जागरूक होना पड़ता है कि हम कोई गलती से या कोई जानबूझकर भी हमारे प्राइवेट डेटा को या हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमारे बिना मर्जी के एक्सेस ना कर पाए। तो इसी यहीं से वर्ड आता है सिक्योरिटी, क्योंकि आप जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो वो एक इनसिक्योरिटी लाता है आपके कंप्यूटर के डेटा को, और फिर जरूरत पड़ती है कि आप उसको सिक्योर रखें, है ना। वहीं से ये वर्ड आया है साइबर सिक्योरिटी। जब भी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ एक्सेस कर रहे हैं तो आप अपने अपने कंप्यूटर की और दूसरों के भी इंफॉर्मेशन की सिक्योर कर पाएं, इसी टर्म को साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के वर्ल्ड का, क्योंकि आपने सुना होगा न्यूज़ में कई के इंफॉर्मेशन चुरा लिए गए कंप्यूटर से, कई सर्वर हैक हो गए। हाँ, आपने अभी भी न्यूज़ में चल सुना होगा कुछ दिन पहले फेसबुक से उनके यूजर्स के डेटा चुरा लिए गए। बैंक से डेटा कई बार गायब हो जाता है। उसके अलावा कई लोगों के बैंक से पैसे निकल जाते हैं बिना उनकी मर्जी के। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। तो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें हम समझेंगे। तो आज हम मेनली साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ टर्म्स को समझेंगे और उसी टर्म से आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। जैसे कि आपके साइबर सिक्योरिटी में हमारा मेन जो खतरा होता है वो किससे होता है ना। तो देखिए, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, हैकर्स। सुना है? हैकर। हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके बिना मर्जी के या किसी के बिना मर्जी के किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, किसी कंप्यूटर के डेटा को, उसके उसके फाइल्स को एक्सेस कर ले, उसे हैकर कहते हैं। बिना ऑथराइजेशन के, मतलब उस एक एक तो एक्सेस ऐसा हुआ कि आपने अपने कंप्यूटर में किसी अगले को एक्सेस करने दिया, है ना। एक हुआ कि आप एक्सेस नहीं करने देना चाहते हैं बट फिर भी कोई आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर ले, तो ऐसे ऐसे पर्सन को हम हैकर कहते हैं। और हैकर दो तरीके के होते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर, और दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर, देखिए पहले ब्लैक हैट हैकर को समझते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस करता है। किस लिए? मिस्चीवस इंटेंशन से। मिस्चीवस इंटेंशन का मतलब होता है आपराधिक भावना से आपके कंप्यूटर को के इंफॉर्मेशन को
आपके बिना मर्जी के वो एक्सेस करता है ताकि वो आपके यहाँ से प्राइवेट डेटा को चुरा पाए, आपके बैंक इन्फॉर्मेशन, आपके और भी दूसरे इन्फॉर्मेशन चुरा के बाद में आपसे फिरौती मांगे या फिर आपके बैंक से पैसा निकाल ले, या कुछ भी, अगर अगर वो किसी गवर्नमेंट की से रिलेटेड वेबसाइट है या कंप्यूटर है, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, उसको दूसरे देशों से या आतंकवादियों से बेचकर पैसे कमा सकता है। तो ये जो आपराधिक विचारों से ये जब हैकिंग की जाती है या किसी कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये ब्लैक हैट हैकिंग है और ऐसे पर्सन को ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है एक वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होता है? इसको इंटेंशनली इसको कंपनियां या गवर्नमेंट कई बार इनको हायर करती है कि आप मेरे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर में खामी खोजो, आप अनऑथराइज एक्सेस करके दिखाओ। ये इसलिए किया जाता है, व्हाइट हैट हैकिंग इसलिए किया जाता है कि आपने एक चीज सुना होगा, बहुत प्रचलित है कि चोर ही चोर को पकड़ता है, या चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा दिमाग चाहिए ना। तो व्हाइट हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है कि आप मेरे सिस्टम में, मेरे सॉफ्टवेयर में अनऑथराइज एक्सेस करो। अगर ये व्हाइट हैट हैकर एक्सेस कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे हैकर भी हैक कर पाएंगे। तो जैसे ही व्हाइट हैट हैकर एक्सेस कर पाता है, फिर उस जो जिस जहां पे कमी रह गई थी, जिसके थ्रू वो व्हाइट हैट हैकर एक्सेस कर पाया सिस्टम को अनऑथराइज्ड, वहां पर फिर से उसको फिक्स किया जाता है ताकि दूसरे कोई हैकर उसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये व्हाइट हैट हैकर जो है, ये भी हैकिंग ही है, बट ये अच्छे भावना से की जाती है, इसमें आपराधिक भावना नहीं होता। ठीक है, इसमें पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। ठीक, एक चीज और आप समझ लीजिए, ये जो व्हाइट हैट हैकर है, इसी को एथिकल हैकर भी कहा जाता है। एथिकल हैकर, एथिकल हैकर, एथिक मतलब एथिक्स होता है कि जिसके पास एथिक्स वर्ड है, एक एथिक्स, एथिक्स मतलब जो अच्छे अच्छे व्यवहार वाला हो, जिसके पास जो डिसिप्लिन में रहता हो, पंक्चुअल रहता हो और शिष्टता से बात करे, बहुत ढंग से एटिकेट में रहे, उसको एथिक्स कहते हैं। ऐसे व्यवहार को एथिक्स कहा जाता है। तो ऐसा हैकर जो एथिकल हो, जो एथिक्स में रहे, नहीं दुर्भावना से ग्रस्त ना हो, कुछ खराब काम ना करे, तो ऐसे हैकर, व्हाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए साइबर सिक्योरिटी की हम और बात करें उससे पहले हम साइबर क्राइम की बात कर लेते हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी की जरूरत कब पड़ेगी? जब साइबर क्राइम की पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से किया गया कोई भी अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। ध्यान से समझिए, कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस की मदद से किया गया कोई भी अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। अपराध, अब अपराध की कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। तो हम एक एक करके उन लोगों को, मतलब कुछ चीजों को देख लेते हैं। साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो देखिए। किसी के, जब जैसे कोई डिज़ाइनर है और वो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ पेंटिंग बनाता है या कुछ नई चीज़ें डिज़ाइन करता है, कोई एनिमेशन बनाता है, एनिमेशन का कैरेक्टर बनाता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसका काम है। इस तरीके के काम को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये समझें आप जरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिकॉज क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सामने नहीं दिख रही है, जो रियल वर्ल्ड में नहीं है लेकिन कंप्यूटर के वर्ल्ड में है, तो उसे हम कुछ फिजिकली तो नहीं शो कर सकते, बट इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये किसी ने अपने दिमाग से क्रिएट किया है, अपने माइंड का यूज करके क्रिएट किया है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अनऑथराइज रूप से अपना बताना भी एक साइबर क्राइम है ना। साइबर क्राइम के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये भी एक, तो साइबर क्राइम्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में जो प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ज़्यादातर वो वर्चुअली ही एग्जिस्ट करती हैं। और इस वर्चुअली एग्जिस्ट वर्क को किसी भी तरह, चाहे कोई किसी ने अपना एक बुक लिखा पीडीएफ फॉर्म में, वो भी उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। किसी ने कोई पोएम लिखा और उसको उसने कंप्यूटर पे टाइप किया है ना, पीडीएफ में बनाया है, तो वो भी उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एवरीथिंग, किसी ने म्यूजिक तैयार किया कंप्यूटर की मदद से, दैट इज ऑल्सो हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप अगर अनऑथराइज्ड रूप से अपना बताने लगे, कहीं से कुछ कॉपी किया और आप अपना बताने लगे, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कॉपी राइटिंग, कॉपीराइट।
कोई बंदा जब कोई चीज वर्चुअली क्रिएट करता है तो उसकी कॉपीराइट करा लेता है, इसका एक सिंबल होता है ना, तो आप किसी के काम को अपना नहीं बता सकते, हाँ, नहीं तो ये एक साइबर क्राइम के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और टर्म है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म, ये समझिए, ये बहुत हद तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड अपना कहने जैसा ही है। प्लेगियरिज्म क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, आपको कुछ मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपको आर्टिकल लिखना था अपना खुद का रिसर्च करके, लेकिन आपने क्या किया, किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी और ने जो आर्टिकल पहले पब्लिश किया है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपने वहां से कुछ कॉपी किया और आपने यहाँ पेस्ट किया अपने आर्टिकल में और इसको पोस्ट कर दिया कि ये मैंने किया है। इसे कहते हैं प्लेगियरिज्म, किसी और के काम को कॉपी करके और अपना बताना, अपने अपने रिसर्च की तरह पेश करना, इसे कहते हैं प्लेगियरिज्म। किसी और के कोडिंग को, किसी और के काम को, किसी और के डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट करके और अपने अपने नाम से पब्लिश करना या दिखाना, ये प्लेगियरिज्म कहलाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सॉफ्टवेयर भी बने हैं जो प्लेगियरिज्म को सर्च करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, साइबर क्राइम की मैं बातें कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है उसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जाकर कुछ पोस्ट करते हैं, तो अगर आप कुछ भड़काऊ चीज पोस्ट करते हैं जिससे किसी को भी किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचता है, तो ये एक साइबर क्राइम है। इसके अलावा आप किसी ने कुछ पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, आप जाकर वहां पर गंदे कमेंट कर रहे हैं, आप भद्दे कमेंट कर रहे हैं और इससे हताहत होकर वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये भी एक साइबर क्राइम है ना। इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। एक वर्ड है साइबर बुलिंग, YING। साइबर बुलिंग क्या होता है, किसी को, आपने बहुत से ऐसे पोस्ट देखे होंगे जहां पर किसी का नाम लेकर, किसी को लिख, किसी के बारे में किसी को टैग करके और उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये सब साइबर बुलिंग, ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे 3-4 लड़के मिलकर किसी लड़के का मजाक उड़ाते हैं ना रियल लाइफ में, उसे बुलिंग कहते हैं, लेकिन जब ये ऑनलाइन होने लगे तो इसे साइबर बुलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब साइबर क्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। और इसके अलावा साइबर क्राइम क्या है, किसी को ये फोन करना कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम अब एक्सपायर होने वाला है, मुझे ये एटीएम नंबर दीजिए, कार्ड दीजिए, पिन दीजिए, और फिर उसके अकाउंट से पैसे गायब कर देना, ये भी एक साइबर क्राइम है। यानी कि आप पूरी तरीके से ये समझ लो कि अनऑथराइज्ड या कंप्यूटर या डिजिटल किसी भी मीडिया का प्रयोग करके किसी भी तरीके का कोई गलत काम करना साइबर क्राइम कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए लॉ बने हुए हैं, इसके तहत आपको उसके लिए दंड मिल सकता है, ठीक है। तो ये था साइबर क्राइम। इसके अलावा हम देखते हैं जरा, साइबर क्राइम से आपको सिक्योर रहना होता है खुद को, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें देखते हैं हम, साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम, साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं। जैसे एक टर्म देखते हैं, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम, अगर आपको कोई टर्म है ऐसा मिले जो नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक टर्म है मालवेयर। देखिए मालवेयर क्या होता है, मालवेयर ये जो दो वर्ड से बना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है मालवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सही नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें कुछ गलत इंटेंशन छुपा हुआ है, जो कोई साइबर क्राइम करने या इनसिक्योर काम करने के लिए बने हैं, उन्हें मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, मालवेयर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर का कुछ नुकसान कर सकता है उसे मालवेयर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड देखिए इनक्रिप्शन, ये वर्ड बहुत यूज होता है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है, जैसे आपने एक नाम लिखा, मैंने अपना नाम लिखा चंदन, ठीक है, और मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, ठीक है, लिखा ये अभी भी चंदन ही है, लेकिन अब क्या है, इनकोड कर दिया मैंने इसको, कोडिंग मतलब किसी कोड में, किसी पर्टिकुलर कूट में, कूट मीन्स किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं, कोड वर्ड में बदल दिया इसको। अब इसको या तो मैं ही समझ सकता हूं या जिसको मैंने बताया है केवल वही समझ सकता है। तो किसी डेटा को सिक्योर कोड में बदल देना इनक्रिप्शन कहलाता है, समझ में आया आप, है ना। किसी डेटा नहीं, डेटा को कोड में बदल देना या कूट में बदल देना, है ना, क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन। और बाद में मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगा जब, डिक्रिप्शन भी एक वर्ड है इनक्रिप्शन से, डिक्रिप्ट जब करूंगा या डिक्रिप्शन जब होगा इसका, तो यही फिर वर्ड चंदन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इनक्रिप्शन
और डिक्रिप्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप किसी डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं ताकि अगले कोई ना समझ पाए, केवल आप समझें और जिसके लिए ये भेजा जा रहा है वो समझे, तो हम क्या करेंगे, डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे और वो बंदा वहां जाकर डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया। तीसरा वर्ड देखिए, साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड जो वर्ड है उसमें तीसरे जो टर्म है उसमें आ सकता है आपका वायरस। वायरस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है ना। तो ये वायरस का फुल फॉर्म है। वायरस क्या होता है? वायरस एक बड़ी कैटेगरी है। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके जो खुद को कॉपी भी कर सकता है, आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर के जो सिस्टम के फाइल्स हैं उनको करप्ट कर सकता है, आपके सिस्टम को पूरी तरह ठप करवा सकता है, या अनइंटेंशनल काम कर सकता है। जैसे ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर से कोई मेल भेज सकता है ना। हो सकता है अपने आप को कॉपी करके ये क्या करे, आपके कंप्यूटर को इतना, मेमोरी को इतना फुल कर दे कि आप कुछ काम ना कर पाए। तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल वर्किंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट करने का मतलब है आपके फाइल्स जो आपने वर्ड एक्सेल में कुछ स्टोर कर रखा है उसको पूरी तरह से बिगाड़ देगा, नष्ट कर देगा, आप उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे काम वायरस के हैं। ठीक है, आप जानते हैं वैसे वायरस को। चौथा, इसी वायरस जैसा एक और वर्ड है वॉर्म। ये भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टर्म है। वॉर्म एक खास तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, वो मैलवेयर है, एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब अपनी कॉपी बना सकता है। आपने एक बार वॉर्म आपके कंप्यूटर में आ गया तो अपने आप को रेप्लिकेट करते जाएगा और आपके पूरे सिस्टम को भर देगा। ठीक है, तो ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, भर देगा, फिर आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो वॉर्म देखिए वायरस जैसा ही लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन वायरस और वॉर्म में एक महीन सा फर्क है, बट लगभग दोनों एक जैसे हैं। पांचवा एक और वर्ड है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ये आपके पिछला जो एग्जाम हुआ था कोपा का, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक किसी युद्ध के बारे में, कि वहां पर एक खास तरीके की डिवाइस का प्रयोग किया गया था युद्ध में, उसके नाम पर एक वायरस, सॉरी एक मालवेयर बनाया गया, उसका क्या नाम है ना। तो एक युद्ध हुआ था, मैं ट्रॉय फिल्म में इसको दिखाया गया है। तो वहां पर क्या हुआ था, लकड़ी का घोड़ा बनाकर एक राज्य में भेजा गया था गिफ्ट के जैसे, और उसमें सैनिक छुपाकर भेजे गए थे। तो वहीं से ये वर्ड आया हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन मीन्स कि दिख रहा है, वो जो घोड़ा था जिसको लकड़ी का बनाकर भेजा था एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ, है ना, वो बड़ा ऊपर से अच्छा दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा गिफ्ट है, तोहफा है, लेकिन उसके अंदर ही सैनिक छुपाए गए थे। तो वहीं से ये वर्ड बना ट्रोजन हॉर्स। मतलब बाहर से बहुत अच्छा दिखता है ये सॉफ्टवेयर, एकदम लगता है कि ये एकदम इनोसेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन अंदर अंदर वो गुपचुप रूप में, एकदम गुप्त रूप में ये काम करता है। और जो एक कंप्यूटर के जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेटली, जहां इंटेंडेड है ये, मतलब जहां हैकर या ट्रोजन हॉर्स जिसने भेजा है उसको ये इंफॉर्मेशन पास करता रहता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ये भी एक मैलवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, दिखता इनोसेंट है, लेकिन होस्ट कंप्यूटर में जब इंस्टॉल हो जाता है, या आता भी ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे ही है, जैसे कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जो आप नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं, उसके साथ ये आ जाएगा और नॉर्मल लगेगा कि ये कुछ नहीं है, मतलब ये कोई खराबी नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर रन करेंगे और ये आपको बिना बताए अंदर ही अंदर सीक्रेटली इंफॉर्मेशन को पास करता रहेगा कहीं और सर्वर पे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म है डीडीओएस, है ना, डीडीएस। दूसरा एक और है बॉटनेट। ये सब कुछ चीजें हैं जो टर्म्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। बॉटनेट क्या होता है, मान लीजिए किसी कंप्यूटर पे वायरस का अटैक हुआ और वो कंप्यूटर पूरी तरह ठप हो गया। अब ऐसे बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स हैं मान लीजिए, और जब ये सब आपस में जुड़ जाएं तो ये जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, इन्फेक्टेड मतलब यहाँ पर वायरस नाम का या वायरस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस इंटेंशन से बना हुआ है, मालवेयर से, ये सब इन लोगों ने इन सिस्टम को करप्ट कर दिया और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो एक नेटवर्क बन गया किसका, बोट्स का। बोट एक्चुअली रोबोट वर्ड से बना है, रोबोट्स,
है ना। तो रोबोट वाला रोबोट नहीं, कंप्यूटर के टर्म में ही इसको रोबोट कहा गया। ऐसा कंप्यूटर जो किसी मालवेयर के मालवेयर से अफेक्टेड हो और वो मालवेयर के अकॉर्डिंग काम करे, तो ऐसे को बोट कहा जाता है। और जब इस ऐसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क बन जाता है या जुड़ जाते हैं ऐसे कंप्यूटर बहुत सारे आपस में, तो इसे कहते हैं बॉटनेट। तो बॉटनेट अफेक्टेड या वायरस से अफेक्टेड या वॉर्म से अफेक्टेड या मालवेयर से अफेक्टेड कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, ठीक है। डीडीओएस क्या होता है, जब ऐसा बॉटनेट क्रिएट होता है तो, और जब ऐसा बॉटनेट क्रिएट होता है और जब वो चाहता है कि किसी एक कंप्यूटर पर अटैक करे, तो जो जो इसका क्रिएटर है, जो इस बॉटनेट का क्रिएटर है या इस मालवेयर का क्रिएटर है, वो क्या करता है, फिर इन सभी कंप्यूटर की मदद से एक साथ इस जो जो उसका टारगेट कंप्यूटर उस पर अटैक करता है। अटैक मतलब कुछ रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। इसे कहते हैं डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग जगह से, डिनायल ऑफ सर्विस, ये डीडीओएस का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये बहुत यूज होता है, ठीक है, समझ में आया आपको। इसके अलावा कुछ टर्म देखिए, फिशिंग क्या होता है। फिशिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए एक फेसबुक वेबसाइट है और क्या किया गया, एक फेसबुक जैसा ही एक वेबसाइट बनाया गया, सेम टू सेम, उसका हुलिया, उसका कलर, उसके उसके इमेजेस सब सेम बना दिए गए, और आपको लगा कि एकदम ये फेसबुक ही है, और आप वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड वाले में गए और आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाल दिया और सबमिट कर दिया। लेकिन ये क्या था, इसका जो आपने एड्रेस बार में लिखा हुआ था एड्रेस, वो आपने पढ़ा नहीं, ये फेसबुक नहीं था, ये ऐसा था FACEEBOOK, facebook.com डबल ई था यहां पर, और आपने इस डबल ई का ध्यान नहीं दिया, है ना। लेकिन ये पेज एक जैसा, एकदम फेसबुक जैसा दिखा, तो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। अब आपके सबमिट करते ही हुआ क्या कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड कहां चला गया, इस फेसबुक का जो जिसने इसको बनाया उसके पास। अब आपके इस डेटा का यूज करके ये जो आपके फेसबुक का प्रयोग, आपके फेसबुक में लॉगिन करके और आपके डेटा चुरा सकता है, ये आपके आईडी से गलत पोस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ मैसेज भेज सकता है, एनीथिंग ही कैन डू। तो इस तरीके के जो साइबर क्राइम्स होते हैं इसे कहते हैं फिशिंग मीन्स मछली, जैसे मछली को चारा दिखाते हैं ना, उस तरीके से आपको चारा दिखाया गया और आप उसमें फंस गए, ठीक है। इसी तरह का एक और है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है, स्पूफिंग का मतलब होता है कि आपको कोई मेल आया, है ना, मेल आया किसी एड्रेस से, आपको लगा कि ये उसी एड्रेस आया है, लेकिन इसमें जो हैकर होता है या जो इसके पीछे का जो पर्सन होता है वो क्या करता है, इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देता है और एक गलत आईपी एड्रेस से आपको बस, मतलब क्या कहें, बहरूपीय जैसा आपको लगता है कि वो वहां से आया है, लेकिन इसको भेजा होता है किसी दूसरे पर्सन ने, और आप इसका रिप्लाई कर देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें आस्क रहता है, पूछा गया रहता है, और आप इसको रिप्लाई कर देते हैं ये समझकर कि ये इस पर्टिकुलर जगह से आया है। आप उसको विश्वास करते हैं कि ये यहां से आया है, तो हाँ ठीक है, आप रिप्लाई कर दिए, कुछ इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट वो पूछ रहा था, आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपने उसको भेज दिया, और ये इंफॉर्मेशन आप उस हैकर के पास चला गया, है ना। तो ऐसे साइबर क्राइम को कहते हैं स्पूफिंग। जब एक अनट्रस्टेड पर्सन एक ट्रस्टेड पर्सन की तरह खुद को रिप्रेजेंट करे, तो उसे स्पूफिंग कहते हैं। एक कंप्यूटर जो कि अनट्रस्टेड है, वो ट्रस्टेड जैसा आपको फील हो रहा है, उसे स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म है, एक टर्म है रैंसमवेयर। ये जो जिसमें वेयर आ जाए ना, वो समझ जाना ये वेयर सॉफ्टवेयर का है। तो रैंसमवेयर क्या होता है, एक ऐसा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हैकर है वो किसी कंप्यूटर को अटैक करता है, और अगर वो उस कंप्यूटर पर अटैक करने में सक्सेसफुल हो गया तो क्या करता है, उस कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है, वो इनक्रिप्ट कर देता है या लॉक कर देता है, खोलने ही नहीं देता। जो कंप्यूटर का ऑनर है वो उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को, उसके फाइल्स को एक्सेस ही नहीं कर पाता, खोल ही नहीं पाता, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब समझ रहे हो ना, कोड में बदल देता है, और फिर ये वहां पर एक मैसेज दिखाता है स्क्रीन पर कि इस कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को हमने हैक कर लिया है, हमने कोड इनकोडेड कर दिया है, अगर आप अपना डेटा वापस चाहते हैं तो हमें इतना पैसा दीजिए, कुछ 1000 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर, ऐसे कुछ पैसा फिरौती मांगता है। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या, ऐसे अटैक को कहते हैं रैंसमवेयर अटैक, ठीक है, समझ गए बात। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और टर्म है मैन इन मिडिल अटैक। मैन इन
मिडिल अटैक, ये क्या होता है समझिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इस अटैक में या इस तरीके के साइबर क्राइम में क्या होता है कि आपने कुछ, आपको किसी जगह से कोई मेल आया या कोई मैसेज आया या फिर आप कोई मैसेज किसी को भेज रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन किसी तरह अनऑथराइज्ड आपके नेटवर्क कनेक्शन का एक्सेस अपने पास ले लेता है और फिर आप नेटवर्क कनेक्शन का जिस आईपी एड्रेस या जिस कनेक्शन के थ्रू आप ये डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं या आपके पास डेटा आ रहा है कहीं और से, उसको एक्सेस करके ये क्या करता है, आप जो भी मैसेज भेज रहे हैं उसको बीच में ही, है ना, आप ही रहे हैं, बट इसने क्या किया, बीच में उस मैसेज को या तो पढ़ सकता है, वो रीड कर सकता है आप क्या भेज रहे हैं, या फिर उसमें कुछ बदलाव करके आगे फॉरवर्ड कर सकता है। इसे कहते हैं मैन इन मिडिल अटैक। बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में ये पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को या तो रीड कर लेगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर देगा, या आपके पास कोई डेटा आ रहा था उसको या तो ये रीड कर लेगा या फिर कुछ उसमें चेंज करके आपको भेज देगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैन इन मिडिल अटैक है। एक्चुअली में आपको लगेगा कि ये जहां से आ रहा है, जैसे गूगल ने कोई मैसेज भेजा तो लगेगा आपको कि गूगल से आ रहा है, लेकिन इसमें अगर ये अटैक हो गया है और अगर इस अटैक को करने में कोई कामयाब हो गया है तो इसका मतलब उसने गूगल से आए हुए इंफॉर्मेशन को रख लिया और अपना कुछ इंफॉर्मेशन आपको भेज दिया, ठीक है। और अगर उसने कुछ अनइंटेंशनल या गलत मैसेज भेजा है और या फिर आपसे आस्क किया है तो आप ट्रस्ट करेंगे कि गूगल ने पूछा मुझसे इंफॉर्मेशन और आप ये इंफॉर्मेशन दे देंगे, फिर वो आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है ऐसे। तो इसे कहते हैं मैन इन मिडिल अटैक, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी एक तरीके का मालवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है चुपके से और ये कुछ करता नहीं है, ना तो ये अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, ना ही आपके किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम डालेगा, ना ही आपके कंप्यूटर को के फाइल को इनक्रिप्ट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बस ये क्या करेगा, चुपचाप बैठ के आपके कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी हो रही है इसका इंफॉर्मेशन किसी दूर अपने सर्वर को भेजता रहेगा। सर्वर को मतलब आप जिसने भी अटैक किया है, जिसने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाला है, वहां तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा। तो आप अपना एटीएम पिन कहीं डाल रहे हैं, एटीएम नंबर डाल रहे हैं, कहीं इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं या कुछ इस तरीके के यूजर आईडी पासवर्ड फेसबुक में, गूगल में कहीं भी डाल रहे हैं, उन सब सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके यहाँ सर्वर तक पहुंचाता रहेगा। यानी कि एक तरीके का स्पाई की तरह काम करेगा, जासूस की तरह, और आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन से आपकी एक्टिविटी इंफॉर्मेशन को कहीं दूर किसी सिस्टम तक पहुंचाता रहेगा। तो ये भी एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। एक और टर्म है वीपीएन। हालांकि ये साइबर सिक्योरिटी से उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं, बट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए हम क्या करें, अपने आईपी एड्रेस को कैसे सिक्योर रखें, इन सब के लिए एक टूल यूज होता है जिसका नाम है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है उसको हाइड कर देता है और एक वर्चुअल एड्रेस इंटरनेट को प्रोवाइड करता मतलब इंटरनेट पे जितने भी दूसरे कंप्यूटर है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी भी सर्वर से, फेसबुक के सर्वर से, गूगल के सर्वर से या किसी अदर सर्वर से, जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कोई भेज रहे हैं वेबसाइट के थ्रू या ब्राउजर के थ्रू, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो इन सर्वर्स तक नहीं जाता, उसके बदले में एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब एक वर्चुअल एड्रेस जो ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती है वो इंटरनेट के दूसरे सर्वर्स को देखता है। तो अगर कोई अटैक भी करना चाहे तो वो इस आईपी एड्रेस को अटैक करेगा जो कि आपका नहीं है, यानी कि वो अटैक आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये साइबर हमलों से बचने का एक तरीका है वीपीएन, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक कि इतने में ही आपका हर चीज कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं जरा ई कॉमर्स की। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स, आज आप जानते हैं ई कॉमर्स की दुनिया में हम जी रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जब कॉमर्स किया जाए तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ये बहुत तरीके का होता है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना। ये इतने तरह के ई कॉमर्स होते हैं। ई कॉमर्स कैसे होता है, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऐप के थ्रू किया जाता है, जैसे मीशो ऐप है उस तरीके से किया जाता है। उसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो वेबसाइट्स हैं ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ये ऑनलाइन आपको खरीद बिक्री का सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। उसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है पेमेंट गेटवे, ठीक है।
पेमेंट गेटवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। हम पेमेंट को इसी गेटवे के थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली कट के कहाँ पहुँच जाता है, जो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। इसके अलावा आप आज हम लोग ई कॉमर्स के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पर पेमेंट के कितने ऑप्शंस हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है, ये सब आपको पता है, ये सब अपने दिमाग में रखिए। बस इतना ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ आएगा तो हम लोग देख लेंगे। हम ज़रा 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ नया टर्म आया तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, विगत कुछ दशकों में किसका अप्रत्याशित विकास हुआ। अप्रत्याशित का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है, तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है। दूसरा, सूचना को सुरक्षित रखने का उपाय है स्थिरता, गुप्तता, ये प्राइवेसी है, कांस्टेंट इंटीग्रिटी है, उपयोगिता, ये सभी सूचना को सुरक्षित रखने का उपाय है, वो है गुप्तता। आप किसी डेटा को प्राइवेट रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा ज़्यादा, ठीक है। कंप्यूटिंग को सुरक्षित करने का उद्देश्य क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन या अवेलेबिलिटी। कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का उद्देश्य होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि कंप्यूटर के डेटा को वही यूज कर पाए या कंप्यूटर को वही एक्सेस कर पाए जिसको उसको एक्सेस करने की ऑथोरिटी हो, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIA त्रिभुज मानक, जो त्रिभुज मानक है वो आधारित है। तो CIA त्रिभुज का मीनिंग ऐसा होता है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरीके से 3 चीज़ों का मानक तैयार किया गया है। इसमें 3 चीज़ें मिलकर डेटा को सिक्योर और अवेलेबल बनाती हैं। उसमें C का फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि डेटा जिसके लिए है वही एक्सेस, मतलब जिसके अधिकार क्षेत्र में है केवल वही एक्सेस कर पाए। I फॉर इंटीग्रिटी, मतलब डेटा जो है वो किसी भी तरह से अनऑथोराइज चेंज नहीं होना चाहिए। डेटा जो एक समय पर है वो सही होना चाहिए, मतलब गलत डेटा किसी के पास नहीं पहुंचना चाहिए। और A का मतलब है अवेलेबिलिटी, डेटा जब अवेलेबल होना चाहिए उस समय अवेलेबल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा अनअवेलेबल है पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसे कहते हैं CIA ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें ये सभी आएगा आंसर। आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए या अपरिचित आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए या आपराधिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति की पहचान चोरी करने को डैश कहते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान चोरी, किसी व्यक्ति के आइडेंटिटी को आप चुरा लें, किस लिए, कोई आपराधिक गतिविधि के लिए या आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए। तो ये आपको समझ, मैलिशियस इंटेंशन है इसमें, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। वायरस हमला, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन स्मगलिंग। तो ये वायरस हमला हालांकि इसी तरीके के आर्थिक लाभ या आपराधिक गतिविधि ही होता है, लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड है वो लिखा गया व्यक्ति की पहचान चोरी करना, ये कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी की आइडेंटिटी की चोरी कर लेना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट नाम का एक साइबर सिक्योरिटी का टर्म है, साइबर सेफ्टी का टर्म है ना। इसमें क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति की पहचान चोरी कर ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मालवेयर की श्रेणी में आते हैं। मालवेयर की श्रेणी में वायरस भी आते हैं, वॉर्म भी आते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस भी आते हैं, ये सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट है अवांछित ईमेल को निम्न में से क्या कहते हैं, इसको स्पैम कहा जाता है, ठीक है। लॉजिक बम को हम समझ लेते हैं। लॉजिक बम क्या होता है, लॉजिक बम क्या होता है, एक कोड होता है जिसमें ऐसे लॉजिक लिखे रहते हैं, इस तरीके की कोडिंग की जाती है कि जब भी एग्जीक्यूट होता है तो इस तरीके की एग्जीक्यूशन को शुरू करता है कि ये एक बम की तरह फूटता है, तमाम छोटे छोटे कोड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है ये, और पूरे मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इसे तो ये बम की तरह एक्सप्लोड होता है अचानक से, कोड एग्जीक्यूशन बम की तरह एक्सप्लोड करता है। इसमें होता कुछ नहीं, बस ये कोड होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतने भयानक तरीके से होता है कि पूरे मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसे लॉजिक बम कहते हैं। ज्ञात नहीं का मतलब है कि जो अज्ञात है, हमें पता नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। स्पैम, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से किसी संवेदनशील सूचना को गुप्त रूप में देखना क्या कहलाता है, किसी कंप्यूटर के माध्यम से किसी संवेदनशील, किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गुप्त रूप से बिना अगले को पता लगाए देखना क्या कहलाता है, साइबर स्पाइंग, साइबर जासूसी, ठीक है। साइबर स्पेस में पहले ही जानते हैं, इंटरनेट की दुनिया को साइबर स्पेस कहा जाता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ये होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये हो भी नहीं। साइबर जासूसी, इसको कहते हैं साइबर स्पाइंग, स्पाइंग है ना। तो ये आता है इसमें कि कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी के संवेदनशील सूचना को गुप्त रूप से देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सुरक्षा और प्राइवेसी खतरों का उदाहरण नहीं है। हैकर, स्पैम, वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट। देखिए हैकर
वास्तविक सुरक्षा और प्राइवेसी खतरों का एक उदाहरण है, वायरस भी है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, स्पैम नहीं है। स्पैम में बस ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, ऐसे मेल होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है ना, इसलिए इसमें कोई खतरा, प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं होता, बट ये अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, इससे स्पैम कहते हैं। लेकिन इन सभी में, हैकिंग में, वायरस में, आइडेंटिटी थेफ्ट में, इन सब में वास्तविक सुरक्षा और प्राइवेसी खतरा होता है। ठीक है, आप अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रिक, फिशिंग है ना, आपकी गलत पहचान बताकर और आपको फंसाया गया, फिशिंग की गई। मैंने एग्जांपल भी समझाया था आपको। कंप्यूटर वायरस, ये ऐसा फिशिंग नहीं होता या गलत पहचान नहीं बताया जाता। साइबर स्पाईवेयर स्कैम में भी नहीं होता। स्पाईवेयर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो छुपे रहते हैं, वो अपना गोपनीय, वो अपना कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। और स्पैम तो जस्ट एक जंक मेल होता है। ठीक है, स्पैम से बचने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? स्पैम फिल्टर का। देखिए, निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें संवेदनशील जानकारी से पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि छद्मवेश के द्वारा एक विश्वसनीय व्यक्ति या व्यापारिक बनकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ग्रहण करने की कोशिश की जाती है? इसको आप पढ़ना, समझ में आएगा। इसे कहते हैं, देखो आप इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें छद्मवेश द्वारा, है ना, इसे कहते हैं स्पूफिंग। कोई एक दूसरा वेश जो उसका नहीं है, वो फॉर्म लेकर छद्मवेश करके किसी पासवर्ड, क्रेडिट, इन सब की जानकारी प्राप्त करना, ये कहलाता है स्पूफिंग। ठीक है, निम्नलिखित इसमें से समानतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा हस्तांतरित करते हैं, इसमें उसे हानि पहुंचाई जा सके, इसे कहते हैं, इसे समानतः पीसी में ईमेल अटैचमेंट द्वारा हस्तांतरित करते हैं जिससे उसे हानि पहुंचाई जा सके, वायरस। ठीक है, वायरस को कई बार ईमेल अटैचमेंट के द्वारा सेंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, घृणित मैसेजिंग सिस्टम में अनैच्छिक मैसेज भेजने को क्या कहते हैं? घृणित मैसेजिंग सिस्टम में अनैच्छिक मैसेज को भेजने को कहते हैं स्पैम। अनैच्छिक मैसेज जो आपको नहीं चाहिए वो भेजा जा रहा है, उसे कहते हैं स्पैम। ठीक है, यह शब्द वायरस, वॉर्म, अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है, यह है मालवेयर। ठीक है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स अटैक, एप्लेट अटैक स्क्रिप्ट, सबको मालवेयर के अंदर ये सब आते हैं, हमने देखा है। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ये सामान्य रूप से है थ्रेट। देखो, ये वर्ड हमने नहीं डिस्कस किया। थ्रेट क्या होता है? THREAT, थ्रेट नाम का एक वर्ड है। थ्रेट किसे कहते हैं समझिए, जो कुछ भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हम थ्रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुमति या अधिकारों के बिना सूचना या सिस्टम को सफलतापूर्वक एक्सेस करता है, इसे क्या कहते हैं? अनाधिकृत एक्सेस। आपने अधिकार नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया, फिर भी उसे एक्सेस कर रहा है, इसे कहते हैं अनाधिकृत एक्सेस। ठीक है, वायरस, वॉर्म इत्यादि जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संग्रह क्या कहलाता है? मालवेयर, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। एक कर्मचारी जो कंपनी के संवेदनशील जानकारी चोरी करने और धोखाधड़ी करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से है ना, एक ऐसा कर्मचारी जो कंपनी की संवेदनशील जानकारी चोरी करने और धोखाधड़ी करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उस कंपनी में है, इसे कहते हैं इनसाइडर। ठीक है, वो कंपनी के अंदर है लेकिन उसके अंदर दुर्भावना है, उसे कहते हैं इनसाइडर, जो अंदर है। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL का फुल फॉर्म, कई बार ये आप याद रखना, इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना। ये क्या, ये एक इंक्रिप्शन मेथड है। इंक्रिप्शन हमने पढ़ा है ना। इंक्रिप्शन मेथड जो चीज़ों को इनकोड कर देता है ताकि कोई भी जिसको हम नहीं चाहते हैं वो हमारे मैसेजेस या इंफॉर्मेशन पढ़ ना पाए, जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ये इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, डैश एक ऐसा नॉन टेक्निकल तरीका है जो हैकर के द्वारा संवेदनशील सूचना को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा नॉन टेक्निकल तरीका है ना? इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग की एक वर्ड है जिसमें जो नॉन टेक्निकल तरीका है, इसमें क्या किया जाता है, इस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक में कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज करके जो आपका ये हैकर है वो आपके सोशल साइट, सोशल आपके व्यवहार को रीड करता है, स्टडी करता है और फिर आपके इंफॉर्मेशन को, संवेदनशील सूचनाओं को निकालता है। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिक्योरिटी में डैश एक ऐसा संभावित खतरा है जो अति संवेदनशील सिक्योरिटी को भेदने के काम में लाया जाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में कौन सा एक ऐसा संभावित खतरा है जो अति संवेदनशील, बहुत ही हाई सिक्योरिटी को भेदने में के काम में लाया जाता है? वो है थ्रेट।
ठीक है, संभावित खतरा को थ्रेट कहेंगे, संभावित खतरा, थ्रेट। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अधिकृत यूजर अपने सिस्टम में स्टोर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता? किसके द्वारा अधिकृत यूजर अपने सिस्टम में स्टोर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता? ये है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस एक खास तरीके का अटैक होता है, हमने पढ़ा है, DDoS फुल फॉर्म होगा, DDoS। एक होता है DOS जो कि ये है डिनायल ऑफ सर्विस, और DDoS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ। इसमें क्या होता है, इसमें जो अटैकर है वो ऐसे अटैक करता है कि जिस कंप्यूटर पर उसने अटैक किया उसके सारे इंफॉर्मेशन को सीज कर देता है। सीज मतलब उस कंप्यूटर का ऑनर ही उस कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, किसी तरह या तो डिकोड कर देता है या लॉक कर देता है, इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हैकर आपके फोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं बगिंग। जब हैकर अपने फोन या ईमेल को जब हैकर आपके फोन या ईमेल को संपर्क करके देखिए, जब हैकर आपके फोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है तो इसमें दोनों आ सकते हैं, फिशिंग भी आ सकता है, स्पूफिंग भी आ सकता है। लेकिन ईमेल पर कर रहा है तो आप जाहिर सी बात है वो आइडेंटिटी को छुपाएगा, इसे कहते हैं स्पूफिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण हमलावर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भेद्यता का उपयोग करने के लिए एक विधि का उपयोग करता है, वो है उपलब्धता। उपलब्धता क्यों? देखिए, अगर आपका डाटा उपलब्ध ही नहीं रहेगा, अवेलेबल ही नहीं होगा किसी हमलावर के लिए, तो वो उसको भेद नहीं सकता या वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो उपलब्धता सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका उपयोग करके कोई भी वहां तक सेंध लगाता है। उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज किस मानक पर निर्भर करती हैं? डायरेक्टरी सर्विसेज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अनयूजुअल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बट इसका आंसर है X500। 500 का जो मानक है उसका यूज करके डायरेक्टरी सर्विसेज काम करती हैं। ठीक है, डायरेक्टरी सर्विसेज का उदाहरण है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक डायरेक्टरी टाइप का सिस्टम होता है, इसे कहते हैं ये डायरेक्टरी सर्विसेज का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में डेटा स्वामी मतलब जो ऑनर है डेटा का वो निर्धारित करता है कि विशिष्ट संसाधनों का उपयोग कौन कर सकता है? तो एक्सेस, नॉर्मल एक्सेस हो गया। DAC है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इसी में डेटा स्वामी ही डिफाइन करता है कि कौन मेरे डेटा का एक्सेस कर सकता है, तो इसका आंसर होगा DAC। फिशिंग बिल्कुल अलग टाइप है, स्पैम बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब देखिए, एक अलग टाइप का डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम मतलब जब आप कंप्यूटर में फाइल स्टोर करते हैं तो कौन इसको एक्सेस कर सकता है वो कैसे निर्धारित करेंगे? तो उसका एक सिस्टम है DAC, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, है ना, जिसमें उपयोगकर्ता यह निर्धारित करने की अधिक स्वतंत्रता नहीं है कि उसकी फाइलों के लिए किसके पास एक्सेस है, वो है मैक। ठीक है, इसे कहते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। इसमें ऑनर के पास ये ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते कि वो किसको क्या एक्सेस दे, इसमें लगभग सबके पास सब एक्सेस रहता है। मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। DAC का फुल फॉर्म है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक्सेस कंट्रोल यूजर की पहचान पर आधारित है ना, इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है कि आपकी निजी जानकारी आपके सार्वजनिक रूप से दृश्यमान संपर्क विवरणों को प्रत्याशित करके प्रकाशित नहीं की गई है? निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है कि आपकी निजी जानकारी आपके सार्वजनिक रूप से दृश्यमान संपर्क विवरणों को प्रतिस्थापित करके प्रकाशित नहीं की गई है? इसे कहते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट डैश भी कहलाता है, मतलब ये इसका एक और नाम है ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट को ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। ई कॉमर्स के क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पर प्रभावी किए जा सकने वाले नियमों विनियमों का प्रावधान किसके अंतर्गत है? ठीक है, ये आता है IT एक्ट के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करने और सरकारी दस्तावेज IT संपूर्ण कब लागू हुआ ना, ये सब कुछ फैक्चुअल डेटा हैं। ये इसका आंसर D होगा, 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू हुआ है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर अपराध से संबंधित है? यह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये सूचना अपराध से रिलेटेड है। देखिए साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स सब में आता है ये, क्योंकि इसी के तहत एक्ट बना है जिसमें नियम लिखे गए हैं कौन सी चीज कैसे चलेगी। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित संदर्भित करता है, ये कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में सुरक्षित सूचनाओं को अनधिकृत तरीके से चुरा लेना या डेटा को प्रयोग करना क्या कहलाता है? हैकिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग मशीन कोड में बदलाव करके डैश महत्वपूर्ण सूचनाएं चुरा लेते हैं। प्रोग्रामिंग मशीन कोड में बदलाव करके डैश महत्वपूर्ण चुरा लेते हैं। इनमें से कौन है जो मशीन कोड में बदलाव करके कौन महत्वपूर्ण सूचना चुरा लेता है? इसे कहते हैं हैकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कंप्यूटर जगत में अपराध वृद्धि की निरंतरता एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कंप्यूटर जगत में अपराध बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना, तो ये एक बहुत डेंजरस सूचक है। निम्नलिखित में से एक हैकिंग मैकेनिज्म में से कौन सा एक है जो हैकिंग मैकेनिज्म है? ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स, है ना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इसके बारे में, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, दोनों ही हैकिंग के ही मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, साइबर क्राइम में कंप्यूटर का निम्न में से किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ना। उपकरण की भांति, लक्ष्य की भांति। देखिए साइबर क्राइम में उपकरण भी कंप्यूटर ही होता है और लक्ष्य जिसको हम लक्ष्य बनाया जाता है, जिस पर क्राइम किया जाता है, वो भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों, उपकरण की भांति भी, लक्ष्य की भांति भी। हैकिंग की शुरुआत डैश नामक प्रोग्राम से हुई थी, है ना। तो हैकिंग की शुरुआत विस्कर नामक प्रोग्राम से हुई थी, ये याद रखना आप। 44 क्वेश्चन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील प्रस्तुति किसके अंतर्गत आती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील प्रस्तुति किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी में क्या किया जाता है? अश्लील चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर, पासवर्ड तथा अन्य निजी जानकारी का गलत प्रयोग करने पर अधिकतम कितने वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, क्या कहलाता है? हैकर। ठीक है, नेक्स्ट है, साइबर क्राइम के लिए कौन सी सजा है? साइबर क्राइम के लिए जुर्माना भी है, कारावास भी है, दोनों ही तरह के सजा मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ए बी दोनों। एक व्यक्ति के उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए, अपने उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए ट्रेडमार्क एक कानूनी पहचान है। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके कॉपीराइट एक्ट के तहत। ये हमने बात की थी, है ना। कॉपीराइट एक्ट के तहत आप अपने विशिष्ट उत्पाद को या विशिष्ट प्रोडक्ट को, जो कि डिजिटल है या डिजिटली है या ई कॉमर्स वेबसाइट पे है, आप कॉपीराइट एक्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम डैश के तहत भारत का कॉपीराइट कानून संचालित होता है? 1957 इसका आंसर होगा। 1957 के अधिनियम के तहत ये चल रहा है अभी भी। और 50वां है, किस प्रकार के अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी इंटरनेट उपयोगिता का पासवर्ड तोड़कर उसके नाम से दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने वाली ईमेल भेजी जाती है ना। इसका आंसर है साइबर या वेब मानहानि, है ना। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस। अब मैं कुछ चीजें थोड़ी सी आपको और बता देना चाहता हूं। कुछ फुल फॉर्म्स हम देख लेते हैं, फुल फॉर्म्स। ठीक है, ये कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बता देता हूँ, बाकी आप अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते समय आपके दिमाग में आए तो आप जरूर इंटरनेट पे सर्च कर लें अगर आपको नहीं पता है। जैसे JPEG, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। JPEG इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और ये किस चीज का एक एक्सटेंशन है? ये इमेज फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। JPG और JPG ये दोनों एक ही चीज होते हैं ना, किसी में ई लिखा रहता है, किसी में ई नहीं रहता है ना, लेकिन दोनों का फुल फॉर्म यही होता है। उसी तरह GIF है। GIF एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें GIF एक ऐसा इमेज होता है जिसमें मोशन होता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। उसके अलावा एक इमेज फाइल है बीएमपी, ये भी इमेज का फॉर्मेट होता है। पेंट, एमएस पेंट में ज़्यादातर इसी तरीके के फाइल स्टोर होते हैं। बीएमपी इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज, बिट मैप का ही ये शॉर्ट फॉर्म है बीएमपी, बिट मैप इमेज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके अलावा टीआईएफ एक फॉर्मेट है, टीआईएफ, इसका फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, है ना। कई बार क्या होता है आपको टी आई एफ ना दे करके ऐसा दिया जाता है TIFF, है ना, तो ये TIFF का फुल फॉर्म है, लेकिन अगर केवल एक एफ रहे तो आप फाइल को हटा दीजिए, है ना। टैग इमेज फॉर्मेट, अगर डबल एफ है तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें आप जान लीजिए, जैसे MS वर्ड का जो फाइल होता है वो .docs डॉक्स के एक्सटेंशन से स्टोर होता है। एक्सेल का फाइल जो है वो XLSX के फॉर्म से स्टोर होता है, के नाम से, के एक्सटेंशन से स्टोर होता है। जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो PPTX के एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें, तो ये आई थिंक कि आपको बहुत काम आएंगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सबको ऑल द बेस्ट है। एक दिन और बचा है, आप अच्छे से तैयारी करिए। और अगर कोई चीज़ अभी भी आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कल इसके बारे में कुछ आपको बता पाऊँ। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, गुड लक।